भैया आज के एपिसोड में आपको टेंशन का माहौल है क्योंकि आज के एपिसोड में हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं उन दो मैचेस का जो कि इस सीजन के सबसे बड़े मैग्नीट्यूड के मैचेस होने वाले हैं। डेफिनेटली चैंपियंस लीग में हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी की मैच की और रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की, क्योंकि यार ऑब्वियसली हम लोग काफी डिटेल और इन डेप्थ जाने वाले हैं, तो मैं बाकी दो मैचेस को पॉडकास्ट के लिए छोड़ने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भाई आज होने वाले बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी के मैच की, जहां पर स्कोर लाइन है इस समय बार्सिलोना 3 पीएसजी 2। डेफिनेटली यहाँ पर बार्सिलोना एक एडवांटेज पे है क्योंकि वो ना ही सिर्फ एक गोल के एडवांटेज पे बल्कि वो अपने होम में भी खेलने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस करी है उससे भी देख के लगता है कि नहीं तुक्का नहीं है, उनका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मास्टर क्लास है जावी की तरफ से और यहाँ पर प्लेयर्स की तरफ से भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएसजी इस चीज के लिए कोई बदलाव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बदलाव होने वाले हैं, डेफिनेटली यहाँ पर टैक्टिकल चेंजेस भी होने वाले हैं और यहाँ पर पर्सनल इंडिविजुअल चेंजेस भी होने वाले हैं। सबसे पहले दोनों टीम के न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। देखो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आप बार्सिलोना से कोई रेवोल्यूशन या फिर रोटेशन की आप एक्सपेक्टेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वो सिंपल सी बात है, इट्स अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी अगर आप रोटेशन करोगे। अगर आप पहले लेग की बात करोगे तो ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसने अपना काम बेहतरीन ढंग से ना करा हो। आप टर स्टेगन पे बात कह सकते हैं, बट टर स्टेगन को मैं काफी रिलायबल मानता हूं एंड आई थिंक जब पूरे टीम का मोरल काफी ज्यादा हाई होता है तो हर एक प्लेयर का भी कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस लेवल है वो हाई जाता ही है। अगर हम यहां पर बात करें सबसे बड़े एक्स फैक्टर की, तो आई थिंक यहां पर सबसे अच्छी चीज यह है कि इस पूरी टीम में से आप किसी एक्स फैक्टर को भी तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि काफी लोगों के हिसाब से यहां पर क्योंकि रफीनिया ने 2 गोल मारे हैं तो वो एक एक्स फैक्टर है, बट एट द सेम टाइम यहां पर अगर आप बात करो कुबार्सी की एक्स फैक्टर, अगर आप जूल्स कुंडे अराओ की पार्टनरशिप की बात करोगे एक्स फैक्टर, अगर आप पेड्री की बात करोगे गोल्डन एक्स फैक्टर, अगर आप यहां पर लमीन यमाल की बात करोगे अगेन एक्स फैक्टर, अगर आप लेवेंडोव्स्की की बात करोगे अगेन एक्स फैक्टर। इस तरीके की परफॉर्मेंस यहां पर फर्स्ट लेग में हमको देखने को मिली है। लेकिन पीएसजी यहां पर इस समय टीम न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले डोनारुमा स्टार्ट करेगा, तो ये तो अपने आप में एक गिफ्ट है बार्सिलोना के लिए कि भाई उनको मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसा मैं मानता हूं कि आई थिंक यहां पर भाई डोनारुमा कितना ही बढ़िया गोलकीपर हो, लेकिन भाई जिस तरीके की उसकी हाइट है, जिस तरीके का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, भाई वो उस तरीके से कमांड करता नहीं है और उसके ऊपर से वो यहां पर एरर भी करता है, वल्नरेबल भी है और गलतियां भी करता है। ये तो मतलब आपने थप्पड़ खाने वाली बात कर दी। लेकिन इसके साथ ही भाई यहां पर अशरफ हकीमी वापस आने वाले हैं जो कि पूरी टीम की डायनामिक्स को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अशरफ हकीमी की साइड में हमको मार्किनियोस देखने को मिलेंगे और उसकी साइड में मोस्ट प्रोबेबली आपको यहां पर शायद से लूकास हर्नांडेस या फिर डेनिलो परेरा। मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली यहां पर लूकास हर्नांडेस ही स्टार्ट करेंगे और नूनो मेंडेस ऑन द लेफ्ट। अगर मिडफील्ड की बात करें, जो लास्ट ट्रेनिंग सेशन हुआ है पीएसजी में उसमें काफी सारे कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं, लेकिन जो मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा मिडफील्ड में वो होने वाला है आपका ज़ेर एमरी का, विटिनिया का और फाबियान रुइस का। और अगर आगे की बात करें तो यहां पर किलियन एम्बापे है, उस्मान डेम्बेले है और बारकोला है। काफी शॉकिंग है, काफी अजीब है कि आंडू पांडू कोलुमुआनी, गोंजालो रामोस की बात करें या फिर असेंसियो, तीनों वो प्लेयर जिनको इसी समर ट्रांसफर विंडो में लेके आया गया था वो तीनों ही यहां पर बेंच पे बैठने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इस लेवल पे आया ही नहीं है कि वो इतने बड़े मैग्नीट्यूड के गेम को चेंज कर सकें। टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशंस की बात कर लेते हैं कि यहां पर हमको गेम कैसा देखने को मिलने वाला है। देखो अगर हम पहले लेग की बात करें ना तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है कि सेकंड लेग में कैसा खेला जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई बार्सिलोना ने कहां डोमिनेट किया था और कहां पीएसजी उनको एक्चुअली में यहां पर अटैक कर सकती है। सबसे पहले अगर बार्सिलोना की साइड की बात करें, भाई उनकी जो सिंपल फिलॉसफी के साथ वो गए थे कि भैया देखो अपन को गेम जीतना है और गेम जीतने के लिए हम थोड़ा सफर करेंगे, लेकिन उसी आपदा को अवसर में चेंज करने वाले हैं। उन्होंने यहां पर बहुत सिंपल सा अपना स्ट्रक्चर बनाया कि हमारे पास वो प्लेयर्स हैं जो कि काउंटर अटैक को इनिशिएट करने के लिए सबसे बेहतरीन सूटेबल है। चाहे हम मिडल ऑफ द पार्क की बात करें तो वहां पर गुंडोगन और पेड्री हैं, चाहे हम यहां पर विंग की बात करें तो रफीनिया को विंग पे खिलाया गया था, लेकिन अगर आप उसकी एवरेज पोजीशन की बात करोगे तो वो नंबर 10 वाली थी। लेकिन जो एक काफी बढ़िया ट्विक हमको देखने को मिला, जिसके लिए मैं यहां पर लेवेंडोव्स्की को भी क्रेडिट दूंगा कि भाई उसने भी यहां पर जो गेम खेला था वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था, सेल्फलेस था और यहां पर टीम को बहुत ज्यादा फायदा दे रहा था। लमीन यमाल की बात करें, आपको पिच खींचने में मदद करता है, विड्थ मेंटेन करेगा एंड अगेन वो गेम कभी भी पलट सकता है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर था यहां पर, लेट पीएसजी हैव द बॉल। और आपको मैं बता दूं पहले लेग की बात करें तो यूरोप में इस समय सबसे कम जावी के अंडर सबसे कम पोजीशन रखी थी, 40% पोजीशन रखी थी। उसके बाद भी यहां पर जो स्ट्रैटेजी थी वो एग्जीक्यूट बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से हुई थी कि पीएसजी को बॉल रखने दो, लेट देम कम टू अस, उनको हाई डिफेंसिव लाइन रखने दो। अगर
यहां पर वो गलती करते हैं तो हमारे पास वो प्लेयर्स हैं जो कि उनको पनिश करने वाले हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है, यहां पर वो हाई डिफेंसिव लाइन रखेंगे, उनको हमें प्रेस भी करने दो। हमको बस अपने जो प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है ना, चाहे हम पेड्री की बात करें, गुंडोगन की बात करें, या फिर हम कुबार्सी की बात करें जिसने भाई इतनी ज्यादा मदद करी थी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, अगर हम बात करें वहां से बिल्कुल मिडफील्ड को बाईपास करके या तो लेवेंडोव्स्की या फिर रफीनिया के पास बॉल डालने में, और इसने बहुत ज्यादा मदद करी। सेकंड लेग की हम बात करें, देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो जावी ने इस चीज को डेफिनेटली हिंट किया है कि मोमेंट्स आएंगे जहां पर सफर करेगी। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बार्सिलोना एक बार फिर से लो टू मिड ब्लॉक में बैठने वाली है, जो कि उनको बैठना चाहिए। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बार्सिलोना इसको पूरी तरीके का सिस्टम नहीं बना सकती, क्योंकि पीएसजी के पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अगर आपने ज्यादा ही पोजीशन, और वो जो जोन 14 होता है ना, पेनल्टी बॉक्स से जस्ट करीब अगर आपने ओवरलोड करने उनको दिया ना, तो यहां पर पीएसजी आपको हर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगेन गेम ना सिर्फ एक गोल का है। अगर पीएसजी ने पहला गोल मार दी ना, तो बार्सिलोना का मोराल और मेंटालिटी वहां से टूट भी सकती है, जो कि हमेशा से क्रिटिसिज्म रहा है जावी की बार्सिलोना का, कि एक टाइम के बाद वो थकते हुए दिखते हैं, एक टाइम के बाद उनकी पूरी टीम का मोराल ही डाउन हो जाता है, वो अपने प्रिंसिपल्स को ही भूल जाते हैं। और ऐसे में यहां पर पीएसजी को आप कितनी ही गाली देते हो, लेकिन उनके पास प्लेयर्स तो हैं जो कि तुक्के में ऐसे ना वैसे गंदा गलीज खेल के भी आपके अगेंस्ट एक दो गोल मार सकते हैं। अगेन अब पीएसजी की बात कर लेते हैं। देखो पहली चीज तो यह कि पीएसजी का 4-3-3 का स्ट्रक्चर चल नहीं रहा, और वो चलना चाहिए भी नहीं। सिंपल है 4-3-1-2 स्प्लिट स्ट्राइकर सिस्टम, जिसकी वजह से आपने रियल सोसिएडाड को नहीं अपने होम पे, लेकिन उससे भी 2 कदम आगे की परफॉर्मेंस आपने रियल सोसिएडाड के होम पे यानी कि अवे जाके दी थी। ऐसे में मेरे को लगता है कि लुइस एनरिके का 4-3-3 सिस्टम काम नहीं कर रहा। इसके पीछे 2 रीजन है। देखो पहली चीज तो यह है कि 4-3-3 की अगर हम बात करें तो पहले लेग में मार्को सेंसियो को फर्स्ट 9 खिलाया गया, और यहां पर एम्बापे को और डेम्बेले को विंग दे दिया गया। लेकिन इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि एम्बापे को जूल्स कुंडे ने बिल्कुल पूरी तरीके से यहां पर शट डाउन कर दिया, और जहां मदद की जरूरत थी अराउओ ने डिसअपॉइंट नहीं किया। साथ ही यहां पर कुबार्सी और अराउओ दोनों की पार्टनरशिप ने असेंसियो को बॉल रखने ही नहीं दी, और ना ही किसी को यहां पर प्रोग्रेस करने दी। इसके साथ ही अगर उस्मान डेम्बेले की बात करें तो वो एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा था, उसको यहां पर बहुत बॉलें मिल रही थी। इसके पीछे का रीजन यह था क्योंकि जब एम्बापे को स्पेस मिल ही नहीं रही, तो यहां पर उस्मान डेम्बेले को काफी स्पेस मिल रही थी। ऐसे में यहां पर उस्मान डेम्बेले ने जहां गलती करी, वो आई थिंक डेम्बेले की भी कम पूरी टीम की ज्यादा थी, कि भाई जहां पर क्रॉसिंग की पोजीशन थी वहां पर कोई प्लेयर पेनल्टी बॉक्स में था ही नहीं। एम्बापे पेनल्टी बॉक्स से करीब था, असेंसियो ड्रॉप डीप कर रखा था, और कोई मिडफील्डर थर्ड मैन रन बना ही नहीं रहा था। ना ही हमको फबियान रुइस से देखने को मिला, ना ही हमको विटिना से देखने को मिला। ऐसे में यहां पर दिक्कत ये हो जाती है कि वो क्रॉस तो आप डाल नहीं सकते, डालोगे तो वेस्ट हो जाएगा, बार्सिलोना पोजीशन रिसाइकिल कर देगी। और अगर यहां पर आप पोजीशन नहीं डालोगे और आप 1v1 टेक करोगे, तो डेफिनेटली यहां पर बार्सिलोना के जो डिफेंडर्स हैं वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल सक्सेसफुल है, और उनको सक्सेस भी काफी ज्यादा मिली थी। इस गेम में जो हमको चेंज देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो ये है कि पहले लेग में सेकंड हाफ में जब बारकोला आया था तो गेम चेंज हुआ था। इसके पीछे का रीजन ये था कि उस्मान डेम्बेले को फर्स्ट 9, अब देखो उस्मान डेम्बेले फर्स्ट 9 में काम कर जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि उस्मान डेम्बेले को गेम बनाना भी आता है, और क्योंकि उस्मान डेम्बेले ड्रिबलिंग और 2 फुटेड है, तो डेफिनेटली यहां पर उसके पास एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। साथ ही यहां पर बारकोला की भी जो पोजिशनिंग और रनिंग है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एम्बापे को कितना फायदा होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि एम्बापे पे पूरा सोल फोकस रहने वाला है। अगेन मैं देखो यहां पर एम्बापे को टैक्टिकल वजह से ये नहीं कहूंगा कि एम्बापे को टैक्टिकल रीजंस की वजह से और बार्सिलोना की सुप्रीमेसी की वजह से वो बिल्कुल फ्लॉप गेम गया था उसका, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि एम्बापे को जितने मौके मिले थे उसने उसका कुछ खास फायदा उठाया भी नहीं था। लेकिन यहां पर मेरे को ऐसा लगता है कि बार्सिलोना और पीएसजी, आई थिंक पीएसजी यहां पर अगेन प्रेस करेगी, लेकिन जो पीएसजी का सबसे बड़ा नाइटमेयर, जो सबसे बड़ा फियर होना चाहिए ना, वो इस चीज पे होना चाहिए कि यहां पर अगर उन्होंने गलती करी और बार्सिलोना को मौका दिया ना गेम में आने का, तो भैया एक गोल और पीएसजी का पूरा मनोबल गिर जाएगा। आई थिंक यहां पर जो पहला गोल होगा ना वो इतना ज्यादा पिवटेबल होगा, और वही आई थिंक अगले गेम की भी कहानी होगी कि जब पहला गोल होगा वो सामने वाली टीम को लिटरली मेंटली तोड़ के रख सकता है। एंड आई थिंक हमको पहले लेग का ही यहां पर गेम कुछ हद तक सिमिलर देखने को मिल सकता है इस गेम में भी, जहां पर बार्सिलोना ज्यादा ना ही ब्रेव होगी लेकिन इतना भी कंजर्वेटिव नहीं होगी कि यहां पर बिल्कुल ही उनको इन्वाइट करे कि आओ हमारी गांड मार के चले जाओ। ऐसा नहीं होने वाला, और पीएसजी को भी पता होना चाहिए कि गलती ऐसी करो जिसको कवर कर पाओ। ज्यादा झुकोगे तो बार्सिलोना के प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि लेके चले जाएंगे पीछे से। आई थिंक यहां पर सिस्टम सबसे बड़ा डोनारुमा पे भी होगा, और यहां पर पीएसजी का डिफेंस जो कि इतना निखाइती
बेवकूफ निकम्मा है। हाँ, आई थिंक काफी डेवलपमेंट हो सकते हैं क्योंकि अब अशरफ हकीमी भी ऑफेंसिव प्लेयर है और नूनो मेंडेस भी ऑफेंसिव प्लेयर है, तो उस्मान डेम्बेले और किलियन एम्बापे दोनों को यहां पर सपोर्ट मिलने वाला है। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जो मैं यहां पर, अगर मेरे को जो चेंजेस देखने को मैं चाहता हूं कि पीएसजी को अगर अच्छा गेम खेलना है तो दे हैव टू हैव किलियन एम्बापे अवेलेबल इन दो स्पेसेस जहां पर वो शॉट्स मार सके, जहां पर उसके पास टचेस हो सके। जो विंग वाला सिस्टम है ना तभी काम करेगा जब यहां पर बार्सिलोना हाई डिफेंसिव लाइन रखेगी। वो कितना रखेगी नहीं रखेगी, इस गेम में हमको डेफिनेटली हिंट मिल रहा है कि नहीं रखेगी, यादव वो हाई डिफेंसिव लाइन रखेगी लेकिन इतना नहीं रखेगी। तो एम्बापे को सेंटर में होना बहुत जरूरी है। एम्बापे के लिए बॉल बनाना भी भाई उतना ही ज्यादा जरूरी है। आई थिंक यहां पर बाकी टीम के प्लेयर्स को भी उस मोमेंट को मिस नहीं करना। आई थिंक अगर हम बात करें अपने अगले गेम की, ये थोड़ा सा ज्यादा डरावना है और ये थोड़ा सा इसके चांसेस काफी ब्लीक से हैं। तो जो लुबलुब हो रही है यहाँ पर, वही देखो मैनचेस्टर सिटी लास्ट अपना गेम ओलंपिक लियोन से आ रही थी 2018 में। खैर अच्छी बात यह है कि वहां पर फर्लैंड मेंडी खेल रहा था, तो फर्लैंड मेंडी आज भी खेलेगा, तो लेट्स होप कि फर्लैंड मेंडी, मैं तो कह रहा हूँ, गोल मार के जितवा दे। बट अगेन जोक सपाट अगर हम बात करें, मैनचेस्टर सिटी यहां पर बहुत एरियाज में एक एडवांटेज होल्ड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड हरा नहीं सकती। हराया नहीं है अभी तक, 5 गेम खेल चुके हैं एहतियात पे, जिसमें से मेजोरिटी वो हारे ही हैं। एक आधा उन्होंने ड्रॉ निकाला है लेकिन मेजोरिटी हारे हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम पर्सनल की बात करें तो चुआमेनी इस गेम से बाहर है, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका मतलब नाचो खेलने वाला है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नाचो की परफॉर्मेंस जहाँ पर उस चीज़ को जस्टिफाई ना करती है, उसके रोल को और इस चीज़ पे भरोसा देने में कि वो परफॉर्म कर देगा, आई थिंक उसका एक्सपीरियंस और उसकी लीडरशिप काम कर सकती है। मोर सो जब रूडिगर अपनी फॉर्म ऑफ द लाइफ में चल रहा है, ना ही सिर्फ मेंटालिटी की बात करें बल्कि टैक्टिकली भी, तो आई थिंक एक आपको कवर मिल जाता है कि हाँ ठीक है, संभाल लेगा वो चीज़ को। मिडफील्ड की बात करें, टोनी क्रूस होने वाला है, वाल्वर्दे होने वाला है, कामाविंगा होने वाला है, बेलिंगम होने वाला है, और आई थिंक हमको यहाँ पर अप टॉप विनीसियस और रॉड्रिगो मिलने वाले हैं। शायद से मोस्ट प्रॉब्ली रॉड्रिगो को फिर से लेफ्ट पर डाला जाएगा, विनीसियस को फिर से स्ट्राइकर डाला जाएगा। डिपेंड करता है कि काइल वॉकर खेलेगा या नहीं खेलेगा। अपने पत्ते पेप गार्डियोला ने अपने पास बचा के रखे हुए हैं। अगर आप पहले लेग के कुछ इंसिडेंट की बात करोगे तो पहली चीज तो यह है कि रियल मैड्रिड ना लो ब्लॉक में जा नहीं सकती। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब जैक ग्रिलिश और फिल फोडन या फिर बर्नार्डो सिल्वा, ये दो विंग के प्लेयर्स हैं ना, ये पिच को इतना ज्यादा चौड़ा देते हैं कि जो रियल मैड्रिड की बैक फोर है उसमें चाहे आप कारवाहल की बात करो या फर्लैंड मेंडी की बात करो, ये मैन मार्किंग के चक्कर में ये भी खुल जाते हैं। यानी कि आपकी बैक फोर तो खुल गई, आपने स्क्वाट्स कर दिया वहां पर। अब यहां पर रूडिगर और नाचो होंगे। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो दो मिडफील्डर, जो डबल पिवट है, टोनी क्रूस और कामाविंगा, उनको पोजिशनल डिसिप्लिन मैक्सिमम चाहिए। अब देखो आप कितना ही कह लो, ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि मैनचेस्टर सिटी का जो इन्वर्टेड सेंटर बैक वाला रोल है ना, ये नंबर्स मिडफील्ड में काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो आपके पास यहां पर मिडफील्ड में केविन डी ब्रुयन होंगे, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर आपके पास बर्नार्डो सिल्वा होंगे, उसके बाद आपके पास रॉड्री होगा, और यहां पर जॉन स्टोन्स का भी एक थर्ड रन है। इसका मतलब न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी आपके पास ज्यादा होगी। अब अगेन तुम में से काफी लोग काउंटर करोगे तो भाई हम बेलिंगम को ड्रॉप करवा देंगे। अब देखो फर्स्ट लेग में यही चीज थी कि बेलिंगम के पास टू मेनी रोल्स थे सारी चीजों को एक साथ परफेक्शन से करने पे। उसको यहां पर काउंटर अटैक भी करना था विनीसियस के साथ, उसको वापस से ड्रॉप बैक भी करना था, और इसी में वो ना घर का रहा था ना घाट का रहा था। इसका सबसे बड़ा हुक्म का इक्का जो रियल मैड्रिड काउंटर कर सकते हैं, दैट इज फेडरिको वाल्वर्दे। भाई वाल्वर्दे के पास वो एंड्योरेंस भी है, वो स्टेमिना भी है, और उसके पास वो फुटबॉल आईक्यू भी है कि वो यहां पर डिफेंस में मदद करेगा, जिसमें उसने फर्स्ट लेग में करी ही भी थी। अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि आप रियल मैड्रिड से कोई रेवोल्यूशनरी यहां पर चेंज देखने को मिलने वाले हैं। वो यही करने वाली है कि वो यहां पर अपनी पोजिशनल डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगी, और जहां मौका मिलेगा वो ट्रांजिशन पे मैनचेस्टर सिटी को हर्ट करेगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सिटी यहां पर कंट्रोल नहीं देगी। सिटी को पता है रियल मैड्रिड को अगर आपने अपने हाफ में लाने दिया और पेनल्टी बॉक्स के करीब आ गए तो उनके पास वो टैलेंट है कि वो 1-2 टच करके यहां पर गोल मार के आ सकते हैं। तो सिटी यहां पर जो बड़ा रिस्क है, जो एक अल्टरनेटिव रिस्क है, वो लेने के चक्कर में कि कंट्रोल लेते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिवली 1-2 गोल मारते हैं, गेम को टाई को खत्म करते हैं, और उनको कभी वापसी आने की मेंटालिटी और फिजिकलिटी देंगे ही नहीं। ऐसे में यहां पर रियल मैड्रिड जो होप करेगी वो ये है कि अगर मैनचेस्टर सिटी हाई लाइन रखने वाली है तो डेफिनेटली यहां पर रॉड्रिगो, विनीसियस और बेलिंगम, और मिड से यहां पर टोनी क्रूस और कामाविंगा यहां पर बॉल बनाएंगे। लॉन्ग बॉल जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा डालो, विनीसियस एक गोल मारेगा, और यहां पर रियल मैड्रिड विल गेट देयर चांस। आई थिंक यहां पर अगर मैनचेस्टर सिटी पहला गोल भी मार देगी तो रियल मैड्रिड की टैक्टिक्स यहां पर चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। जो दिक्कत की बात यह है कि वो है कि मिडफील्ड में न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी जिसकी होगी,
जिसकी लाठी उसी की भैंस, सिंपल सी, अगर यही कोई मुहावरा होता है तो। क्योंकि पहले लेग में सेकंड हाफ में यही हुआ था कि जब रियल मैड्रिड लो ब्लॉक चली गई थी तो बहुत पैसे हो गए थे। इसके पीछे का रीजन भी ये था कि बेलिंगम के पास अब कोई यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम नहीं था, और वाल्वर्दे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास केविन डी ब्रुयन भी, आपके पास यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा भी है, फिल फोडन भी है, आपके पास यहाँ पर जॉन स्टोन्स भी है, रॉड्री भी है। ऐसे में यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आप कितना ही मेंटेन कर लो लो ब्लॉक को, आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा ओपोनेंट का प्लेयर होगा जिसको आप मार्क नहीं कर पाओगे, और फिल फोडन जैसा स्क्रीमर या जोस्को गार्डियोल जैसा स्क्रीमर आ ही जाएगा। इसमें एक बेनिफिट जो रियल मैड्रिड उठाने की कोशिश करेगी, दैट इज सिंपली कि जब यहां पर मैनचेस्टर सिटी टू मच प्लेयर कमिट करती है ना, तो सिर्फ रॉड्री होता है जो यहां पर एज ए नंबर 6 खेलता है। लेकिन वो भी आप कह नहीं सकते क्योंकि सिस्टम इतना फ्लूइड है ना कि कौन कब कितना आगे जाएगा पता नहीं। ऐसे में रियल मैड्रिड ने अगर सक्सेसफुली डिफेंड किया, जो कि उन्होंने मेजोरिटी ऑफ द गेम में किया था, जहां नहीं किया था वहां पनिश भी हो गए, तो वो यहां पर काउंटर अटैक करवा सकते हैं, और ट्रांजिशन में रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा लीथल है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट दे हैव टू डू। दो चीजें भाई, एक मेंटालिटी की हाँ एतिहाद के स्टैट्स बहुत डरावने हैं और डेफिनेटली यहां पर आपके फेवर में नहीं खेलते, बट स्टिल यू आर रियल मैड्रिड, तो आप डर नहीं सकते। और दूसरी चीज ये है कि आप इंटेंसिटी को ड्रॉप नहीं होने दे सकते। आप पहला गोल मारोगे, गेम खुल जाएगा, पूरी तरीके से होगा। आप पहला गोल खाओगे तब भी कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को अपने आप को स्टैंड रखना पड़ेगा, जैसा पहले लेग में रखा था। पहले 2 मिनट में गोल खाया, लेकिन उसके बाद के जो 40 मिनट आपने परफॉर्मेंस दी है वो एब्सोल्युटली पिन पॉइंट थी और बढ़िया थी। दूसरी चीज, कार्लो एंसेलोटी को सब्स्टिट्यूशंस पिन पॉइंट रखने पड़ेंगे। मॉड्रिच जब आया था, परफेक्ट टाइमिंग थी, उसने परफेक्टली इसको मैच्योरली संभाला, लेकिन ब्राहीम दियाज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राहीम दियाज जो एग्रेसिवनेस लाता है, जो एक केओस लाता है ना, कि एकदम से गेम को हिला देता है वो, और वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे फेवर में ही चलता है कि वो केओस जो होता है, वो एक हलचल सी हड़कंप सा जो मचता है ना, वो आई थिंक ब्राहीम दियाज ला सकता है, और वो हमारे फेवर में खेलता है। दिस इज व्हाट यू नीड। गेम अगर कंट्रोल में रहेगा तो मैनचेस्टर सिटी जीत रही है, बट अगर गेम केओस में जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर रियल मैड्रिड के फेवर में जाएगा। हालैंड का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन आई थिंक यहां पर हालैंड चाहे फ्लॉप हो या फिर नहीं हो, आई थिंक उसके चक्कर में मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स को बखूबी आता है कि वो जो स्पेस या फिर उसके पास जो अटेंशन है बहुत ज्यादा रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स का, वहां पर अपन लोग खेल सकते हैं, और वहीं पर ही तो 3-3 का ड्रॉ हो गया।